हे एवरीवन। सो कल IBPS PO प्रीलिम्स का पेपर है, जैसा कि आप सबको पता है। और मेरा पेपर कल फर्स्ट शिफ्ट में है। और जिसका भी पेपर कल 4 दिसंबर को है, उनके लिए इस वीडियो में मैं कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताना चाहूँगी, जिसको यूज़ करके आप अपने IBPS PO प्रीलिम्स के अटैम्प्ट्स को इंक्रीज़ कर सकते हो। लाइक द स्ट्रेटजी फॉर अटेम्प्टिंग ऑल द सेक्शंस इन लाइक इंग्लिश, क्वांट्स एंड रीजनिंग। ठीक है, तो इसमें मैं उस बारे में बात करूँगी। एंड उसके साथ साथ गाइडली के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उन पे अभी 50% ऑफ चल रहा है, क्योंकि अभी सभी मेंस के पेपर आने वाले हैं। तो सभी प्रोडक्ट्स पे 50% ऑफ चल रहा है। तो अगर आप किसी पैक को सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो ये सबसे अच्छा मौका है, क्योंकि गाइडली के जो PDF कोर्सेज होते हैं उसमें आपको प्रीलिम्स प्लस मेंस दोनों के क्वेश्चंस मिलते हैं ऑन डेली बेसिस। तो आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस के लिए कहीं पे जाने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट आप उनके PDF कोर्स को डेली डाउनलोड करें और उससे आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और मेरा कोड लगाने से आपको 12% डिस्काउंट में मिल जाएगा। और इसके साथ साथ अगर आप अफेयर्स क्लाउड के पैक को सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो उसमें भी आप मेरा कोड यूज़ कर सकते हैं और आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया दिया गया है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं IBPS PO प्रीलिम्स के क्वेश्चन पेपर की। तो पहले मैं आपको बता दूं कि SBI PO का जो प्रीलिम्स का पेपर हुआ था वो मेरा 27 नवंबर को सेकंड शिफ्ट में पेपर था। ठीक है, और मैंने उसमें 77 अटैम्प्ट किए थे, जो उस शिफ्ट के हिसाब से एक गुड अटैम्प्ट कहा जा सकता है। तो मैंने कुछ चीज़ें पेपर से पहले यूज़ की थी जो मुझे काफ़ी काम आई, जो मैं इस वीडियो में आपको शेयर करना चाहूँ, क्योंकि अभी ना बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न ये चल रहा है कि पेपर को अटैम्प्ट कैसे करना है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जिनकी नॉलेज तो बहुत अच्छी है, लेकिन वो पेपर में अटैम्प्ट ही नहीं कर पा रहे। अटेम्प्ट बहुत कम हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि पेपर का पैटर्न एकदम से बदल दिया गया है। अरिथमेटिक के क्वेश्चंस ज़्यादा आ रहे हैं। रीजनिंग में भी ऐसा हो रहा है कि कई पजल ऐसी आ रही है जो बन ही नहीं रही। ओके, तो मैं सब्जेक्ट वाइज सभी चीज़ों का बताऊंगी। जैसे मैं पेपर अटेम्प्ट करती हूँ, आप उसका यूज़ कर सकते हो और डेफिनेटली आपके अटेम्प्ट 5 से 7 क्वेश्चन बढ़ जाएंगे इसको यूज़ करके। ओके, तो पहले बात करते हैं इंग्लिश की। तो इंग्लिश में आपको क्या करना है कि इंग्लिश में आप वन लाइनर क्वेश्चन कीजिए। ठीक है, पहले सबको पता है कि वन लाइनर क्वेश्चन पहले करने होते हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट बात है वो क्या है कि कभी कभी किसी एरर के क्वेश्चन में या फिर किसी कनेक्टर के क्वेश्चन में हमें एक क्वेश्चन मिलता है जो जिसका एरर हम ढूंढ नहीं पाते। मतलब जिसका एरर में हमें कन्फ्यूज़न होती है कि दो में से किसका एरर है, या फिर कनेक्टर में भी कन्फ्यूज़न रहता है थोड़ा सा। तो हम उस क्वेश्चन में स्टक हो जाते हैं और 3 से 4 मिनट पता भी नहीं चलती, हम उसको सोचते रह जाते हैं कि इसमें क्या एरर है क्या नहीं। तो उस टाइम पे आपको उस क्वेश्चन को मार्क फॉर रिव्यू कर देना है और आपको आगे चल पड़ना है, क्योंकि आपको RC भी सोल्व करनी है। ठीक है, तो पहले आपको रीजनिंग इंग्लिश में वन लाइन क्वेश्चन, उसके बाद आपको RC सोल्व करनी है। और RC में भी जब आप गो थ्रू हो रहे हो तो एंटोनिम सिनोनिम के क्वेश्चन आप पहले कर लो। अगर आपको अच्छे से पता है कि क्या होगा तो ठीक है। और आजकल कैसे एंटोनिम सिनोनिम आ रहे हैं, मतलब वर्ड का मीनिंग पूछ रहे हैं कि कोई वर्ड जो पैराग्राफ में दिया गया है तो पैराग्राफ के अकॉर्डिंग उसका मीनिंग बताना है। जैसे कि पिछली बार एक डिस्काउंट वर्ड दिया गया था। डिस्काउंट का वैसे तो क्या होता है कि रिड्यूस हो जाती है कॉस्ट, लेकिन जो उस पैराग्राफ के हिसाब से डिस्काउंट का मीनिंग था वो था डिसरिगार्ड कर देना किसी चीज़ को। ओके, तो ऐसे आपको पैराग्राफ के हिसाब से एंटोनिम सिनोनिम का आंसर देना होता है। उस चीज़ को प्लीज़ ध्यान में रखना कि ऐसे ही खुद की वोकैब यूज़ करके कभी भी उसका आंसर नहीं करना। अगर उसमें लिखा हुआ है कि पैराग्राफ के कंटेक्स्ट से देना है तो उसकी पूरी लाइन पढ़ने के बाद ही उस वोकैब का आंसर करना। तो इंग्लिश के लिए यही है कि पहले वन लाइनर करने हैं, फिर RC करनी है। और RC में भी इंपॉर्टेंट चीज़ जो ध्यान रखनी है वो है वोकैब के क्वेश्चंस को कैसे अटेम्प्ट करना है। प्लस वो क्वेश्चन निपटाने के बाद आप फिर जो मार्क फॉर रिव्यू के क्वेश्चन है उस पर जा सकते हो। अगर अगर आपको डाउट हो रहा है तो आपको वो सोल्व नहीं करना। अगर आपको लग रहा है कि ये मेरा गलत हो सकता है, मेरे को नहीं आता, तो ज़बरदस्ती से इंग्लिश में अटैम्प्ट नहीं बढ़ानी है। क्योंकि इंग्लिश ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको लगता है कि ये सही हो सकता है, लेकिन आपको डाउट होता है, फिर आप उसको मार्क करके आते हो अटैम्प्ट बढ़ाने के चक्कर में, और फिर वो गलत हो जाते हैं और हमारे नेगेटिव में चले जाते हैं। क्योंकि इंग्लिश में कभी भी 100% एक्यूरेसी बहुत मुश्किल से हो पाती है। उसके बाद बात करते हैं क्वांट की, जिसके लिए सब परेशान हैं। तो क्वांट में आजकल क्या चल रहा है ना कि जो नंबर सीरीज़ आ रही है वो रॉन्ग नंबर सीरीज़ आ रही है, थोड़ी सी टफ कर दिया गया है रॉन्ग नंबर सीरीज़ को। ओके, उसके बाद जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ रही है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्वाड्रेट मतलब थोड़ी रूट के टाइप की क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ रही है। ओके, उसके बाद क्या हो रहा है, जो DI है उसमें एक DI थोड़ी सी डुएबल है और जो दूसरी वाली DI है वो बहुत ही ज़्यादा टाइम टेकिंग है, उसके क्वेश्चंस भी बहुत बड़े हैं और वो DI सोल्व करने में ईजी लगेगी, लेकिन जब आप उसके क्वेश्चन सोल्व करने जाओगे ना, उसके क्वेश्चन 4 से 5 लाइन के आपको मिलेंगे, तो उस DI को सोल्व करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है। उसका डाटा सिंपल होता है लेकिन उसके क्वेश्चंस बड़े होते हैं। दूसरी DI वो होती है जिसका डाटा थोड़ा लेंदी होता है निकालना, लेकिन उसमें छोटे छोटे क्वेश्चन दिए होते हैं। तो ट्राई करना कि आप ये चीज़ पहले देख लेना कि कौन सी DI ज़्यादा डुएबल है,
ओके, तो पहले मैथ्स में आपको क्या करना है, पहले आपको शुरू करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नंबर सीरीज से। अगर आपकी रॉन्ग नंबर सीरीज अच्छी है, आपने अच्छी प्रैक्टिस कर रखी है तो ठीक है, अगर नहीं तो खामखा अटेम्प्ट करने की जरूरत नहीं, सीधा रॉन्ग नंबर सीरीज को स्किप करना, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का वीक पॉइंट होता है रॉन्ग नंबर सीरीज। तो रॉन्ग नंबर सीरीज को सीधा स्किप करना और सीधा क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करके सीधा जाना डीआई पे, और ये देखना कौन सी डीआई डुएबल है या कौन सी नहीं। अगर आपको कोई कौन सी भी डीआई डुएबल नहीं लग रही तो सीधा पहले अरिथमेटिक पे जाना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चन सोल्व करके आपको अरिथमेटिक के क्वेश्चन बना लेने हैं, लेकिन आजकल देखा जा रहा है कि 15 क्वेश्चन तक अरिथमेटिक के क्वेश्चन आ रहे हैं। तो अब इस टाइम पे आप अरिथमेटिक के क्वेश्चन स्किप नहीं कर सकते, तो आप क्या कर सकते हो कि 10 से 12 क्वेश्चन अगर आप अरिथमेटिक के बना पाओ तो इट विल बी अ ग्रेट बूस्ट। तो आप पहले क्वाड्रेटिक के सोल्व करने के बाद ट्राई करना कि अरिथमेटिक के क्वेश्चन बनाओ, उसके बाद लास्ट में आप डीआई को ट्राई कर सकते हो कि डीआई बन रही है या नहीं। ओके, अगर डीआई डुएबल होती है तो ठीक है, नहीं तो फिर आप उसको स्किप करके और अपनी रॉन्ग नंबर सीरीज पे जा सकते हो। एसबीआई पीओ का जो पेपर दिया था मैंने प्रीलिम्स का, उसमें मैंने यही किया था, पहले मैंने क्वाड्रेटिक सोल्व की थी, उसके बाद मैंने 3 रॉन्ग नंबर सीरीज सोल्व की थी, क्योंकि जिन रॉन्ग नंबर सीरीज का लॉजिक स्क्रीन से पकड़ में आता है मैं सिर्फ वही रॉन्ग नंबर सीरीज अटेम्प्ट करती हूँ। उसके बाद 2 को मैंने स्किप कर दिया था, फिर मैंने सीधा अरिथमेटिक के क्वेश्चन बनाए थे, लाइक 9 से 10 क्वेश्चन मैंने अरिथमेटिक के बनाए थे। उसके बाद मैंने इजी वाली जो डीआई थी वो बनाई थी। ओके, तो ध्यान रखना, और एक बात और ध्यान रखना कि डीआई का जो ऊपर लिखा हुआ होता है उसका जो हेडिंग होती है उसको अच्छे से पढ़ लेना। तो क्वांट में ये करना है, पहले वन लाइनर्स, उसके बाद फिर आपको अरिथमेटिक करनी है, उसके बाद देखना है कि डीआई डुएबल है या नहीं है। अगर नहीं है तो आप रॉन्ग नंबर सीरीज को ट्राई कर सकते हैं। उसके बाद आती है रीजनिंग। सो रीजनिंग में क्या करना है, रीजनिंग में आपको पहले जाना, मतलब जैसे ही पेपर खुलता है अगर आपको कोई वन लाइनर मिलता है, कोई सिलोग मिलता है, इनइक्वालिटी है, सीधा अटेम्प्ट कर दो, ठीक है। उसके बाद आप क्या करो कि आगे चलते जाना है। अगर कोई पजल ऐसी दिखती है जो 5 से 6 लाइन की पजल है और बहुत ही ज़्यादा ईजी लग रही है, लाइक कोई सिट जिस पजल को आप मॉक में हमेशा अटेम्प्ट करते हो और आपकी बन जाती है, लाइक किसी की सर्कुलर अरेंजमेंट बहुत अच्छा है, किसी का लीनियर अरेंजमेंट बहुत अच्छा है, किसी को जो फ्लैट फ्लोर वाली है उसकी वो बहुत अच्छी है, तो वो आप अपने अकॉर्डिंग डिसाइड करना कि आप कौन सी पजल को ज़्यादा अच्छे से बना पाते हो, लाइक जिसमें आपको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस हो, ठीक है। अगर वो पजल आपको दिखती है तो आप सीधा उसको बनाओ, क्वेश्चंस को ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, सीधा आप उसको बनाना। एसबीआई पीओ में भी मैंने यही किया था कि एक सर्कुलर अरेंजमेंट था तो मैंने उसको बनाया था, पहले 2-3 सिलों के क्वेश्चन थे, उसके बाद सर्कुलर अरेंजमेंट था, तो आपको ये करना है। उसके बाद क्या करना है, अगर आपको कहीं पे ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन मिलता है और आपको पढ़ने से लगता है कि ये हो जाएगा तो ठीक है, वरना आजकल ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन कैसे कैसे आ रहे हैं कि वो 3 से 4 मिनट वो क्वेश्चन खा रहे हैं लेकिन वो बन ही नहीं रही वो क्वेश्चन। मेरे साथ भी हुआ था एसबीआई पीओ में, वो क्वेश्चन बना ही नहीं था तो मैंने तुरंत उसको स्किप कर दिया था। तो आपको स्किप बटन का सबसे ज़्यादा यूज़ करना है, आपको किसी क्वेश्चन में स्टक नहीं होना है। और आपको एक बात हमेशा ध्यान रखनी है कि हर एक क्वेश्चन आपको एक ही नंबर देके जा रहा है, बेशक से वो सिंप्लीफिकेशन हो या फिर वो कोई टिपिकल कोई टफ क्वेश्चन हो डीआई का, दोनों आपको एक ही नंबर देने वाले हैं। तो आपको देखना है कि आपको किस क्वेश्चन को आपको प्रायोरिटी पे रखना है। ओके, तो उसमें आपको अपनी नॉलेज नहीं दिखानी, उसमें आपको अपनी स्पीड दिखानी है कि हम कितनी स्पीड से अच्छे क्वेश्चंस को ढूंढ के उनको सॉल्व कर सकते हैं। तो रीजनिंग में आपको ये करना है, जो भी आपको इजी मिलता जाए उसको जस्ट सॉल्व करते जाना, और पजल में कभी भी स्टक नहीं होना, ठीक है। अगर आपको बहुत ही ज़्यादा इजी पजल दिखती है तो ठीक है, वरना फिर आप सीधे वन लाइनर करो और उसके बाद आप पजल्स पे आओ। और ब्लड रिलेशन में कभी भी स्टक मत होना, अगर आप ब्लड रिलेशन को स्किप भी करते हो तो भी ब्लड रिलेशन में 3 ही क्वेश्चन होते हैं। अगर आपकी 2 मिनट बची हुई है ना लास्ट में, तो आप ब्लड रिलेशन को सोल्व कर सकते हो, लेकिन अगर आप पजल के को 2 मिनट के लिए रखते हो तो वो आप कभी सोल्व नहीं कर पाओगे, आपकी 2 मिनट वेस्ट हो जाएगी। आपने सभी क्वेश्चन कर लिए, आपकी सिर्फ पजल बची हुई है और आपके पास 2 मिनट है, तो वो पजल कभी भी सोल्व नहीं होगी। ओके, तो इस बात को थोड़ा सा ध्यान में रखना कि पजल्स को थोड़ी प्रायोरिटी देना। मैं ये नहीं बोल रही कि आप पहले ही डिफ़िकल्ट पजल बनाने लग जाओ, नहीं, लेकिन जो इजी पजल है उनको बनाना। ओके, और लास्ट में आप ब्लड रिलेशन को ट्राई करना, क्योंकि ब्लड रिलेशन आजकल ट्रिकी आ रहा है। तो अगर आपके पास 2 मिनट है आप उसको आसानी से बना लोगे, अगर वो बनने लायक होगा तो ये बात है कि आपको थोड़ा सा ध्यान से चलना होगा। उसके बाद बात आती है टाइमर की। तो सबसे बड़ी चीज़ जिसने मेरी हेल्प की वो था टाइमर। यूजुअली मॉक्स में क्या होता था कि मैं टाइमर हमेशा रीजनिंग की शुरू में जो पजल होती थी उसको बनाने के बाद मैं टाइमर देखती थी, टाइमर में दिखती थी कि मतलब 15 मिनट बची हैं, 14 मिनट बची हैं। उससे क्या होता है कि आप पे टाइम का प्रेशर आता है कि मैंने 5 क्वेश्चन सोल्व किए हैं, मेरे 30 क्वेश्चन बचे हुए हैं और अभी 15 क्वेश्चन मैंने 5 मिनट गवा दिए, लाइक 25% हिस्सा मैंने टाइम का गवा दिया है।
ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है? आपको टाइमर पे ध्यान ही नहीं देना है। मतलब मैं ये नहीं बोल रही कि आप बिल्कुल ही स्किप कर दो, बट पज़ल में आपको फ़ील हो जाएगा कि कब ये पज़ल ज़्यादा टाइम लेने मतलब लेने लगी है, ये पज़ल ये सॉल्व होती नहीं दिख रही है, ज़्यादा टाइम ले रही है, तो आपको तुरंत उसको स्किप करके बढ़ जाना है। बट हाँ, बार-बार आपको टाइमर नहीं देखना है, अपने आप के ऊपर कोई प्रेशर क्रिएट नहीं करना है टाइम का। जब हम किसी टाइम बाउंडेशन में बंध जाते हैं ना, तो हमारे ऊपर एक प्रेशर क्रिएट होता है और हम अपना 100% नहीं दे पाते। तो आपको इर्रिस्पेक्टिव ऑफ टाइम अपना 100% देना है। जस्ट आपको सोल्व करते जाना है, आपका पेन रुकना नहीं चाहिए। ओके, ईज़ी मिला, सोल्व किया, नेक्स्ट पे गए, फिर ईज़ी मिला, फिर सोल्व किया, फिर नेक्स्ट पे गए। और जो तीसरी बात है, सबसे ज़रूरी बात वो ये है कि कभी भी पेपर में ये सोच के मत जाना कि मुझे ये पेपर क्लियर करके आना है, ठीक है? जस्ट ये सोच के जाना है कि मुझे अपना 100% देना है, मुझे ये देखना है कि मैं टाइम प्रेशर में कैसे मैं परफ़ॉर्म कर पा रहा हूँ, ठीक है? कभी भी ये सोच के मत जाना कि मुझे 75 प्लस अटेम्प्ट करने हैं या मुझे 80 प्लस अटेम्प्ट करने हैं, ये कभी भी मत करना, क्योंकि फिर आपके पेपर में जब आपको दिखेगा कि मैथ और इंग्लिश चला गया है और आपके अटेम्प्ट सिर्फ लाइक 45 के अराउंड हुए हैं, तो आप पे बहुत ज़्यादा बड़ा प्रेशर क्रिएट हो जाएगा, जो अच्छा नहीं होगा, क्योंकि फिर आपका रीजनिंग सेक्शन भी अच्छा नहीं जाएगा। तो कभी भी ना शुरू में अपने दिमाग में सोचना नहीं कि मुझे ये अटेम्प्ट करने हैं। जस्ट आप ये सोचना कि जैसे भी लेवल का पेपर आएगा उसमें मुझे अपना बेस्ट देना है, ठीक है? अगर टफ पेपर आता है तो भी मैं अपना बेस्ट दूंगा, और अगर ईजी आता है तो भी अपना बेस्ट दूंगा। कभी भी ये सोच के मत जाना कि पेपर का लेवल कैसा रहेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो होती है वो ये होती है कि जो पीछे वाली शिफ्ट के जो बच्चे होते हैं, जैसे फर्स्ट शिफ्ट है उसके बाद जो सेकंड शिफ्ट है, वो कभी भी ये देख के मत जाया करो कि फर्स्ट शिफ्ट का पेपर कैसा आ रहा है। ओके, उससे क्या होगा, अगर फर्स्ट शिफ्ट का पेपर टफ आया ना और आपको पता चला कि फर्स्ट शिफ्ट का पेपर तो बहुत टफ आ गया, तो आपका आधा कॉन्फिडेंस तो वहीं पे गिर जाता है। तो अपने आप को थोड़ा सरप्राइज के लिए तैयार रखा करो कि मैं अपना पेपर देखूंगा मेरा कैसा आ रहा है, मेरा फर्स्ट शिफ्ट जैसा नहीं आएगा, मेरा जो पेपर होगा उसमें मैं अपना बेस्ट देने की ट्राई करूंगा। ओके। और अगली बात ये है कि आपको एसबीआई पीओ प्रीलिम्स के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचना है। अगर आपका एसबीआई पीओ प्रीलिम्स अच्छा नहीं गया, इसका मतलब ये नहीं कि आप इस एग्ज़ाम में भी परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। ओके, आपको उस पेपर के बारे में नहीं सोचना है, वो पेपर चला गया उसको भूल जाओ। मेंस की प्रिपरेशन करो बट उस पेपर को भूल जाओ। उसके बाद आपको जो लो कॉन्फिडेंस फील हुआ था उसको भूल जाना कल के पेपर के लिए, और अच्छे से एक हाई एनर्जी के साथ आप पेपर देने जाना। ठीक है? तो उसके बारे में बिल्कुल भी मत सोचना। अगर आपने उसमें 55 अटेम्प्ट किए थे तो भी कोई बात नहीं है। आप इस पेपर में 70-72 अटेम्प्ट कर सकते हो। तो वो दोनों चीज़ें कभी भी रिलेट नहीं करेंगी, क्योंकि पेपर का लेवल हमेशा अलग-अलग होता है। क्या पता आपका एसबीआई पीओ बहुत ज़्यादा हार्ड शिफ्ट में आ गया और आपके अटेम्प्ट कम हो गए, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप कैपेबल नहीं हैं। आप कैपेबल हैं, आप बहुत अच्छा परफ़ॉर्म कर सकते हैं। जस्ट आपको उस चीज़ का इफ़ेक्ट अपनी जो प्रेज़ेंट डे का एग्ज़ाम है, उस पे नहीं होने देना है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि अगर आप पेपर से में पहुंचने से पहले आपके साथ कोई मिसहैपनिंग हो जाती, लाइक अगर कोई लेट हो जाता है या फिर कोई भी नेगेटिव थॉट्स, कुछ भी किसी ने आपको नेगेटिव बोल दिया, कुछ भी हो जाता है, एक्स वाई जेड, काफ़ी होता है ये, ठीक है? लाइक पेपर से पहले कोई आपको कुछ भी नेगेटिव बोल के चला जाए, सुबह ही कुछ ऐसा हो जाए, या फिर पहुँचते टाइम कोई कुछ ऐसा हो जाए, आप लेट हो जाओ पेपर के लिए, तो वो चीज़ क्या होता है, वो चीज़ आपके दिमाग पे एक बर्डन क्रिएट करती है। और अगर कोई नेगेटिव बोल देता है तो उस चीज़ का इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा होता है। ये मेरे साथ एसबीआई पीओ प्रीलिम्स के दिन हो गया था कि 6 बजे के टाइम आई वाज़ क्राइंग लाइक हेल, एंड देन मेरा पेपर था लाइक सेकंड शिफ्ट में। तो पहले मेरे दिमाग में ये आ गया था कि आज का पेपर अच्छा नहीं होने वाला, ठीक है? क्योंकि मेरे दिमाग में बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स थे, और ये हो गया था कि नहीं, आज का पेपर अच्छा नहीं होने वाला। उसके बाद थोड़ा टाइम तक, हाँ, उन चीज़ों को एब्ज़ॉर्ब करने में थोड़ा टाइम लगता है, बट देन ट्राई टू चेंज योर थॉट प्रोसेस। ओके, एक उस मोड से दूसरे मोड में शिफ्ट करने की कोशिश करना। पैनिक कर मत करना, बिल्कुल भी पेपर में बैठ के भी पैनिक मत करना। अगर आप लेट भी हो गए हो तो भी पैनिक मत करना। जस्ट थोड़ी थोड़ी लंबी सांसें लेना 10 से 12 मिनट तक, और अपने आप को रिलैक्स करना, और उस चीज़ को भूल जाना कि अब मैं पेपर वाले मोड में हूँ और मैं पहुँच चुका हूँ, मैं सेंटर पे बैठा हुआ हूँ, ठीक है, या बैठी हुई हूँ। तो उस चीज़ को बिल्कुल ही भूल जाना, किसने आपको बाहर क्या बोला है, आपके साथ क्या हुआ है, लेट हो गए, कुछ भी हो गया, उस चीज़ को बिल्कुल भूल जाना। क्योंकि कई बार पेपर में बहुत बच्चों के साथ ऐसा होता है कि कोई भी कुछ भी नेगेटिव थॉट आता है, या फिर कोई कुछ भी नेगेटिव घर में ही किसी के साथ कुछ हो जाए, कुछ लड़ाई हो जाए, कोई कुछ नेगेटिव बोल दे, तो उस चीज़ का इफ़ेक्ट, वो बातें हमको पेपर में याद आती हैं। तो अच्छा है कि आप अपनी एनर्जी को उस जगह से दूसरी जगह पे शिफ्ट करके जाओ पहले से ही, ताकि आपका एग्ज़ाम बिगड़े ना। ओके, एग्ज़ाम में आपको जस्ट अपना बेस्ट देना है और बहुत अच्छे से देना है। ओके,
और कोई भी फालतू की बातें नहीं सोचनी, जस्ट एग्ज़ाम में बैठ के ये सोचना है कि मुझे जस्ट अपना बेस्ट देना, और ये बात हमेशा अपने दिमाग में रखना है कि ईज़ी क्वेश्चन करना है और स्किप का बटन सबसे ज़्यादा यूज़ करना है उस बटन का। ठीक है? जो भी ईज़ी लगे जस्ट उसको करते जाना, और बस यही था मेरी तरफ से। कल IBPS पीओ प्रीलिम्स के एग्ज़ाम के लिए ऑल द बेस्ट, एंड आई होप दैट यू परफॉर्म योर 100%। ओके? थैंक यू।